परमाणु संरचना हो चुके हैं। अब है चैप्टर नंबर 3 जो कि इम्पोर्टेंट है, आवंधन और रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक आवंधन, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड। चलिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा सके। अब इस पे भाषण नहीं दिया जाएगा, कोई लेक्चर नहीं अब होगा, अब सिर्फ पढ़ाई होगी। तो चलिए देख लीजिए, आगे सुनिए रासायनिक आवंधन क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्या है। तो विभिन्न रासायनिक स्पीसीज में अनेक मतलब उनके अनेक घटकों को संलग्न रखने और आपसी परमाणविक व्यवस्था या निश्चित लेकिन विशेष ज्यामितीय आकार को बनाए रखने वाले आकर्षण बल को हम रासायनिक आवंधन कहते हैं। आप चाहें तो अपने ढंग से भी सोच सकते हैं कि रासायनिक आवंधन क्या है, बॉन्डिंग है। तो हम बोलेंगे वह आकर्षण बल जो दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में जोड़कर एक नया अणु बनाता है या यौगिक बनाता है, उसी को हम रासायनिक आवंधन कहते हैं, मतलब केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। और यही तो है कि विभिन्न रासायनिक स्पीशीज में उनके अनेक घटकों, अणु, परमाणुओं और आयनों का संगलन, मिलन, आपसी परमाणविक मतलब परमाणु से मिलकर बनते हैं, व्यवस्थित होते हैं, निश्चित होते हैं, एक ज्यामितीय आकार के रूप में बन के तैयार होते हैं। उसी को तो हम कहते हैं रासायनिक आवंधन। आकर्षण बिना आकर्षण का होगा कि जी, किसी एक दूसरे केमिकल को अट्रैक्ट करना है तो आकर्षण होना जरूरी है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग रासायनिक आवंधन के बनने के दौरान ऊर्जा निर्मुक्त होते हैं, है ना। तो अब इसमें थोड़ी जानकारी और विशेष लेते हैं पॉइंट में। पॉइंट में क्या लेंगे कि रासायनिक आवंधन के बनने के दौरान ऊर्जा क्या होते हैं, निर्मुक्त होते हैं, मतलब मुक्त होते हैं, निर्मित होते हैं, ये कैसे निर्मित होकर मुक्त होते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अर्थात यह एक जो है उष्माक्षेपी प्रक्रम है। क्या है, उष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब उष्माक्षेपी प्रक्रम होता है ये हमारा रासायनिक आवंधन, है ना। बिना सहयोग से, बिना बॉन्ड से नहीं तो बन सकता है ना, तो बॉन्ड होना जरूरी है। यह प्रक्रिया निकाय की जो है जो मुक्त रूप से अगर देखा जाए तो मुक्त ऊर्जा में कमी के साथ संपन्न होता है। अगर मान लीजिए मुक्त ऊर्जा हो रहा है, मतलब मुक्त हो रहा है, निकल रहा है, तो ऊर्जा में जो कमी आ रही है उसके साथ जो संपन्न होगा उसी को तो रासायनिक आवंधन कहेंगे। अगर एक दूसरे से मिलकर हो रहा है तो उसका आधा एनर्जी उसमें जा रहा है और उसका एनर्जी इसमें मिल रहा है, तभी तो पूर्ण होंगे, है ना। यही है रासायनिक आवंधन। और सुनिए, बॉन्ड बनाने पर ऊर्जा निकलती है और तथा स्थिर जो स्थिरता है वो बढ़ेगी। अब सही बात है, बॉन्ड बनाइएगा तो ऊर्जा क्या होगा, एक मान लीजिए आपका शरीर है और आप एक शरीर आपका है, दौड़ रहा है तो एनर्जी तो निकलेगा ना। लेकिन एनर्जी दौड़ने से निकल रहा है तो कुछ ना कुछ तो हमारे शरीर में अच्छा बन रहा है, फुर्तीला आ रहे हैं, माइंड फ्रेश हो रहा है कि नहीं। तो उसी तरह हमारा एक बॉन्ड बनने के लिए ऊर्जा निकलेगी, निकलेगी तब तो हमारा शरीर स्थिर होगा, हमारा बॉन्ड स्थिर होगा। तो स्थिरता क्या करती है, बढ़ाती है, हमारे माइंड को शांत करती है। ऐसे याद कर सकते हैं आप। ये समझाने के लिए बोला मैंने कि रासायनिक बंधन है। चलिए हम पढ़ते हैं बैलेंसिंग। दूसरा पॉइंट देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट को समझिए कि किसी तत्व के संयोजन शक्ति मतलब बैलेंसिंग पावर, इसकी संयोजकता ही कहलाएगी। मतलब आपसी संयोजन की क्षमता ही संयोजकता कहलाती है, बैलेंसिंग कहलाती है। उत्कृष्ट गैस में देख लीजिए, देखिए उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस। उत्कृष्ट गैस जो होते हैं जिन्हें पहले अक्रिय गैस ही कहा जाता था, जिसकी संयोजकता शून्य होती थी। तो अक्रिय गैस कौन कौन होते हैं, उत्कृष्ट गैस को अक्रिय गैस कहते हैं आप। तो अक्रिय गैस में हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन होते थे। तो हीलियम आ गए, नियॉन आ गए, ऑर्गन आ गए, क्रिप्टॉन आ गए, जिनॉन आ गए, ठीक है, रेडॉन, इस सब में जो है जीरो होंगे, जीरो संयोजकता जो बैलेंसिंग होंगे वो शून्य होंगे। आप देख लीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल में ले लिए हीलियम। हीलियम में क्या है, जीरो संयोजकता, क्या है, जीरो बैलेंसिंग है। क्यों है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम अष्ट नियम पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा। इससे पहले थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं, थोड़ा सा और भी जानकारी ले लेते हैं कि तब उसको किनारे वाले जो है पार्ट को हम समझाएंगे। समानता देखिए, ये रासायनिक आवंधन में भाग नहीं लेते क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा जो है पूर्ण भरे हुए और बहुत अस्थायी होते हैं।
क्यों नहीं लेता भाई? क्योंकि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन जो है पूर्णतः ये 72 कक्षे हैं और कक्षे 72 कक्षा जो होता है उसका पूर्ण भरा होता है और अस्थायी होता है, इसलिए इसमें शून्य होता है। किसी तत्व की संयोजकता यौगिक के बनने के दौरान ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। मतलब ग्रहण किए गए या त्यागे गए इसी के संख्या के बराबर होगा संयोजकता यौगिक बनने के लिए। और सुनिए, जैसे हम पढ़े थे, सेल पढ़े थे ना जी, कि कोश को ही सेल कहते हैं। सब सेल पढ़े थे, उपकोष पढ़े थे, सेल और ये सब पढ़े थे। तो उपकोष में डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक भी पढ़े थे हम लोग, है ना? एस ब्लॉक ये सब पढ़े थे, एच आई तक पढ़ते हैं ब्लॉक। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व जो हैं भारी तत्व होते हैं, क्रम होते हैं, समानता परिवर्तनशील संयोजकता होते हैं, मतलब वेरिएबल बैलेंसिंग करते हैं, मतलब एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, यही है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए कि किसी भी चीज की बैलेंसिंग करना है तो आपको सेल तो याद करना पड़ेगा, जो कि मेरा परमाणु संरचना में आप पढ़े थे। अंतिम जो वीडियो का अंतिम टॉपिक था जो मैंने पढ़ाया है परमाणु संरचना का, उसमें ये सेल और सबसेल दिया हुआ था। आप अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, तभी समझ में ये आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम बता देते हैं संयोजकता निकालने का सीधा फॉर्मूला ये है कि अगर बाहरी शेल जैसे बाहरी शेल क्या होता था, 1 2 3 4 बाहरी शेल मतलब कोश में आता था। कोश का देखिए एक बाहरी कोश होता था, एक आंतरिक कोश होता था, ठीक है? तो अगर बाहरी शेल में 1 2 3 4 अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो याद रखिएगा, तो उसकी संयोजकता जो है एक तरह से दान करना आसान होगा, मतलब देना आसान होता है 1 2 3 के रहे। अगर यही बाहरी शेल में, बाहरी कोश में अगर देखा जाए 5 6 7 ये सब है, तो इसका इलेक्ट्रॉन अगर होगा ना तो इसको कुछ नहीं करना है। 5 6 7 अगर है तो याद रखिएगा 8 से इसको घटा देना है। 8 से घटाएगा क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉनों का उधार लेना पसंद है। तो ये जो 5 6 वाले जो है ना, ये उधार लेते हैं। बड़े आदमी है तो कंपनी से भाई उधार ले लेंगे, प्रवृत्ति है इनकी, बिजनेसमैन यही तो करता है। तो यही है। अब सिर्फ देखिए संयोजकता के उदाहरण के हिसाब से हम चलते हैं, जिसमें एच लेते हैं, हाइड्रोजन को ले लीजिए। मान लीजिए तो हाइड्रोजन में एक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विन्यास एक होंगे तो संयोजकता भी एक ही होगा, याद रखना है। अब सुनिए कि मान लीजिए एग्जाम्पल में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को ले लीजिए। ऑक्सीजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 होते हैं जी, सेल पढ़े थे ना, है ना? तो 8 होते हैं। तो एल सेल में कितने थे? 2 कोश होते थे। और एम सेल में कितने होते थे? ये सब आपको पिछला वीडियो अगर देखें तभी होगा। अब देखिए यहाँ पे कि ओ मतलब ऑक्सीजन में हमको कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 थे। अब 8 है तो 8 को तोड़िएगा तो 2 और 6 में काटेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा क्या है? 2 और 6। और संयोजकता कैसे करेंगे? तो ये बड़ा वाला जो हिस्सा हमारा है, बड़ा वाला हिस्सा कितना है? अब ये पहला वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा क्योंकि उसकी रोल नहीं है, ये बेचारा त्याग दिया। तो जब बड़ा अगर आ जाए, मान लीजिए हमारा मतलब भाई है, हमारे भाई अगर बड़े आ गए तो छोटे वाला का रोल थोड़ी आएगा, बड़े वाला का रोल आएगा ना जी। छोटे वाला का तब आएगा जब बड़े भाई नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे बड़े भाई कौन है भाई? 6 नंबर। और 6 नंबर है तो हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कितना था? 8 था। तो 8 से इसको घटा दीजिए। और क्या बोला था कि बाहरी अगर पूछा जाए, क्या बोला था सुनिए, कि अगर बाहरी शेल में 5 और 6 और 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब उससे ज्यादा भी आ सकता है, तो 8 से इसको घटा देना है। याद रखना है 8 से घटा देना है। तो 8 से घटाइए तो कितना है ये बैलेंसिंग कितना आएगा? संयोजकता कितना आएगा? 2 आएगा। इसी तरह आप नाइट्रोजन को ले लीजिए ना जी। नाइट्रोजन की बात करें तो 2 और 5 में इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काटे गए हैं। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। और याद करना क्या, सुनिए ना, हम याद करवा देते हैं। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में 2 और 6 है, 2 और 5 है। अब 5 में है तो 2 तो बेचारा खत्म हो गया क्योंकि त्याग दिया, दान दे दिया, क्योंकि 2 का कोई रोल नहीं है क्योंकि उसका बड़ा भाई है 5। अब 5 को 8 से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3। बैलेंसिंग कितने हो गए? 3 हो गए। समझ में आएगा। अब उसी तरह कार्बन को ले लीजिए। छोड़िए, कार्बन कितना अच्छा है, कार्बन को तो आप जानते हैं ना जी। कार्बन में कितने होते हैं बताइए? तो कार्बन में आप याद रखिएगा 2 और 4 है। अब सोचिए 1 2 3 और 4 तक तो था ही, तो 4 तक तो इसमें त्याग तो दिया बेचारा 4, तो 4 ही ना हो जाएगा जी, क्योंकि बड़ा है तो 4 ही ना हो जाएगा, इसमें कोई घटेगा नहीं। हाँ 4 के बाद से 5 6 7 8 रहेगा ना, उसमें 8 से घटाया जाएगा, अन्यथा 4 तक नहीं घटाया जाएगा। तो 4 आंसर हो गया। अब सुनिए
इसमें भी देखिए रोल बताते हैं। अब बात करते हैं कि Na मतलब सोडियम, ऐसे ही है ना? Na मतलब सोडियम। तो Na को हम जो बताते हैं 2, 8 और 1 के इलेक्ट्रॉनिक विनाश है ना? सोडियम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विनाश कितना है? 2, 8, 1 है। तो देखिए अगर बाहरी एरिया के हिसाब से देखेंगे या एक मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए कमरा, तो बाहरी कमरे में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉनिक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। बाहरी देखिए ये अंदर से जा रहा बाहर की ओर, तो बाहरी हो गया, बाहरी मतलब बेचारा बाहर वाला बरामदा हो गया रूम का, तो 1 हो गया। अब 1 जो हो गए, यही यहाँ पे ध्यान रखना है कि के लिए जो 7 इलेक्ट्रॉन्स उधार लेने से बेहतर है कि इसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? दान दे देना है, त्याग देना है। तो बेचारा त्याग देगा, और त्याग देगा तो 1 ही ना निकलेगा जी, कोई फर्क पड़ता है बेचारा का? कुछ नहीं पड़ेगा। इसी तरह आप Mg को लीजिए, Mg मतलब क्या होता है? कमेंट कीजिए, मैग्नीशियम होता है कि मैग्नीशियम होता है बताइए? Mg ले लीजिए, Mg को देखिए 2, 8, 2 है। अब 2 बेचारा ये क्या है? कम है, 1, 2, 3, 4 में 2, 2 है। अब बेचारा 2 क्या करेगा? ये त्यागेगा ना, देगा थोड़ी। अगर 5, 6 से ऊपर रहता तो मानते ना, तो ये त्याग देगा, 2 ये ना आ जाएगा जी। जे है अंत में वो फिर वही आ जाएगा। एल्युमिनियम ले लीजिए Al, तो 2, 8, 2, 8 और 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसमें 3 जो है हमारा संयोजकता है, बैलेंसिंग करेगा, बेचारा त्याग देगा। इसमें भी 7, 7 लेकिन बड़ा है, याद रखिएगा। मतलब कि Cl में क्लोरीन बोलिए, क्लोराइड बोल दीजिए। अब क्या होता है कमेंट कीजिएगा, कभी-कभी मैं थोड़े घुमाता हूँ। तो Cl का मतलब होता है 2, 8 और 7 है। अब 2, 8 और 7 है, तो 7 तो बड़े हो गए ना सर, 1, 2, 3, 4 तक है, 4 से बड़े हो गए, 5, 6, 7, 8, तो 7 आ गए, तो 7 को कितने से घटाना था? 8 से घटाना था ना सर, तो 8 से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 1, तो 1 बैलेंसिंग आ गए, संयोजकता कितने आ गए? Cl का 1। इसी तरह हीलियम का लीजिए, हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम जो है ये कितना है? 2, और 2 बेचारा त्याग देगा। अब अक्रिय गैस में हीलियम आता है। नियॉन भी पूछा, नियॉन क्या है? तो नियॉन है। अक्रिय गैस है तो 0, शून्य लगा के टिक चलाइएगा, इसमें कोई सोच में मत कीजिए। शून्य, 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 शून्य। ठीक है, चलिए, याद हुआ? अच्छा लगा? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा हम बता देते हैं कि संयोजकता कैसे निर्धारित होती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना जो है, त्यागना धनयान बनाता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ऋणयान बनाता है। यहाँ पे देखिए Na प्लस इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, ठीक है? तो ये आपको धनयान देगा, पॉजिटिव देगा। ऋणयान कैसे होगा? तो Cl तो है, ठीक है? Cl है, तो इसमें क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ग्रहण करेगा तो ये त्याग देगा। यहाँ पे ग्रहण करना मतलब ऋणयान, Cl माइनस हो जाएगा। बस ऐसे ही देख सकते हैं, ठीक है? और ये सब भी मैं धीरे-धीरे सब बता दूंगा। अब बॉन्ड की बात करें, थोड़ा-सा और जानकारी ले लेते हैं इसमें। इसमें ये एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, थोड़ा देख लीजिए। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का साझा करना सहसंयोजक आबंधन होता है। देखिए H है, H है, इसका बॉन्ड कितना हुआ? 1H रेशियो H हो गया। इसमें 2H के बीच बीच में बॉन्ड हो गया, तो ये हो गया। याद रखने के लिए रासायनिक आबंधन परमाणु को जोड़ता है, जबकि संयोजकता बताती है कि कोई परमाणु कितने बंधन बना सकते हैं। तो ये बंधन जैसे देख रहे हैं, बना सकता है ना, 2 बॉन्ड बना रहा है, H का H H रेशियो के बीच में है। तो ये बॉन्ड जैसे, अब जैसे 2 बूंद दे दें जिंदगी की, रेशियो 2-2 दे दें, तो ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ऐसे हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बस एग्जांपल देख लीजिए। इसमें इसीलिए डिटेल नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये दिया हुआ सिर्फ अभी है। धीरे-धीरे मैं सारा डिटेल दे दूंगा, आपको याद करवा दूंगा, ये मैं विश्वास रखिए हम पे। देखिए रासायनिक आबंधन की बात करते हैं। तो रासायनिक आबंधन की अगर हम बात कर रहे थे, महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर रहे थे, तो सुन लीजिए, परमाणु या आयनों जोड़ने वाले आकर्षण बल होता है रासायनिक आबंधन, और जिसे बॉन्ड फॉर्मेशन बोलते हैं, जिसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो ऊर्जा निकालती है उसके बराबर होता है। क्लियर हो गया? तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बराबर होते हैं। बॉन्ड बनने पर जो है सिस्टम की फ्री एनर्जी घटती है। क्या होती है? फ्री एनर्जी जो होता है वो घट जाता है, और बैलेंस बराबर जो होता है तत्वों की संयोजन क्षमता होती है, बस याद रखना है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या साझेदारी से निर्धारित होती है, याद रखना। यही क्लियर है आपका। आप देख रहे हैं नलेन अकाडमी चैनल, सिर्फ आपके लिए है, और नलेन अकाडमी आपके बिना कुछ नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। फैक्टोपीडिया की बात करेंगे।
फैक्टोपीडिया क्या है कि डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व जो हैं भारी तत्व समानता परिवर्तनशील संयोजकता या एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे में डी ब्लॉक की बात करेंगे तो डी ब्लॉक को एफी से इंडिकेट, एफी उदाहरण में ले लीजिए, एफी होता है और एफ ब्लॉक को हम यू से समझेंगे। तो देखिए इसमें जो डी है आपको बैलेंसिंग लेने और देने का पिक्चर आपको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इस पिक्चर को आप ध्यान दीजिए, अभी उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको यहाँ पे समझिए। कैसे समझे सुनिए कि डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व में अपूर्ण डी या एफ ऑर्बिट पाए जाते हैं, मतलब कक्षक जिसे बोलते हैं, कक्षक पाए जाते हैं, जिसके कारण ये तत्व जो है एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोकर या साझा कर विभिन्न संयोजकता प्रदर्शित कर सकते हैं। तो विभिन्न रूप से जो है साझा करते हैं, अलग अलग रूप से ऑर्बिट होते हैं ना, उसमें ऑर्बिट पाए जाते हैं। अब सुनिए कि निम्न संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था वाली जो धातुएं होती है, धातु के यौगिक में अश मतलब पूर्व लगन तथा उच्च संयोजकता वाली धातु के यौगिक में इक मतलब आईसी पूर्व लगन का उपयोग किया जाता है। मतलब कि निम्न संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था अगर रहेगी वाली जो धातु के यौगिक होंगे उसमें अश बोलेंगे, ओ यू एस याद रखिएगा। और जिसमें उच्च संयोजकता वाली धातु की यौगिक अगर होगी तो उसमें इक कहेंगे, इक मतलब आईसी, इक का उपयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे भी सुनिए नियम के अनुसार हम थोड़ा सा जान लेते हैं और एग्जाम्पल सुन लीजिए। तो यहाँ पे नियम क्या है कि निम्न संयोजकता ऑक्सीजन अवस्था जो होती है उसे अश कहेंगे और उच्च संयोजकता और ऑक्सीजन अवस्था अगर होगा तो इक कहेंगे। याद रखिए कि कम संयोजकता को अश कहेंगे, अधिक संयोजकता को इक कहेंगे। यह बात रिपीट हो गई। उदाहरण में ले लीजिए फेरस क्लोराइड मतलब FeCl2, FeCl2 फेरस क्लोराइड, फेरस आप पढ़े थे है ना। FeCl2 जो होता है जिसमें Cl जो है आपका माइनस में चलेगा, नेगेटिव में चलेगा, ऋणात्मक में चलेगा, और Fe2 जो है वो प्लस में चलेगा। Fe2 ऊपर कर दीजिए, जो कि इसकी संयोजकता जब होगी तो इसमें याद रखिएगा कि ये जो ऋणात्मक दिखाया जा रहा है Cl समीकरण जो हो रहा है, इसमें देखिए Fe की संयोजकता जो होती है 2 होती है, 2 होती है मतलब निम्न होती है, इसमें अश हो गए, इसलिए इसे अश का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अश का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब इसी में देख लीजिए, मान लीजिए पॉजिटिव ले लीजिए, FeCle3 ले लीजिए, Cle3 ले लीजिए मतलब फेरिक क्लोराइड ले लीजिए। फेरस क्लोराइड में तो देख लिए कि अश होंगे, लेकिन फेरिक क्लोराइड आ गया FeCle3, तो इसमें भी देखिए Fe जो 3 है, 3 मतलब 3 बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आप ऐसे मान के चलिए, ये 3 बॉन्ड है मतलब Cle1, Cle2, Cle3 ऐसे कर लीजिए। तो 3 है ना Cle, तो निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो Cle माइनस Cle माइनस Cle माइनस, बीच में हमारा क्या है Fe है। अब Fe जो ये 3 जो 3 रूप में बांटे हैं, ये 3 ऊपर आ जाएगा तो Fe3 प्लस हो जाएंगे पावर में। तो Fe संयोजकता जो है उच्च है, ठीक है, क्या है उच्च है, और उच्च होने के लिए इसलिए इसे हम इक कहेंगे, आईसी का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? और कुछ जानना है, और भी जानना है तो थोड़ा वेट कीजिए, उदाहरण के लिए और भी बता देंगे। अब अष्टक नियम की बात करेंगे, ठीक है, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ऑक्टेट याद करने के लिए ऑक्टेट रूल याद रखने योग्य बात यह है कि परमाणु स्थिरता के लिए अष्ट विन्यास प्राप्त करते हैं, मतलब हम लोग परमाणु स्थिरता के लिए हम लोग क्या करते हैं, अष्ट विन्यास का जो है उपयोग करते हैं, सीखते हैं। अब अष्ट नियम की बात करें जिसे अष्टक नियम बोलते हैं, यह सन 1916 में कौशल तथा ल्यूइस ने जो है परमाणु के बीच रासायनिक संयोजन की एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को विकसित किया है, ठीक है, किसकी संयोजकता की जो है रासायनिक संयोजन की एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को विकसित किया था, जिसे हम रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहा जाता है। अष्टक नियम को ही कहा जाता है रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहा जाता है। और ये कब खोजा गया, 1916 में। कौन खोजा, कौशल और लुईस। याद रखिए परमाणु के बीच खोजा गया था, रासायनिक संयोजन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया था, विकसित किया गया था। यह जो है उत्कृष्ट मतलब नोबेल गैस या अक्रिय गैस, नोबेल गैस की ही अक्रियता पर आधारित होती है, अक्रिय गैस पर आधारित होती है, ये भी बोल सकते हैं। और थोड़ा सा जूम कर लेता हूं,
सुन लीजिए कि इस सिद्धांत के अनुसार देखा जाए, मतलब अष्टक नियम के अनुसार देखा जाए, तो परमाणुओं का संयोजन संयोजी इलेक्ट्रॉन के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण के द्वारा होता है, मतलब त्याग या ग्रहण करने के आधार पर होता है। अब देखिए, अथवा संयोजन इलेक्ट्रॉन के जो है सहभागन, सहभागन मतलब शेयरिंग कहते हैं, शेयर करना के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में परमाणु अपनी संयोजकता कोश मतलब शेल में अष्टक या अस्थायी विन्यास जैसे कि उत्कृष्ट गैसों के संयोजकता कोशों में होता है या प्राप्त करता है। इसी को हम अष्टक नियम कहते हैं, अष्टक रूल कहते हैं, याद रखिए। और सुन लीजिए, अष्टक नियम को समझिए, थोड़ा सा समझा देते हैं और समझ सकते हैं, आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। याद रखिएगा, मेरी अगर शब्दों से आपको अगर गलत वे मिलता है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। किसी के लिए मेरा कोई गलत विचार नहीं है, याद रखेंगे। अब चलिए उत्कृष्ट गैस में बात करें, तो उत्कृष्ट गैस तो जिसे अक्रिय गैस बोलते हैं, इसमें हीलियम, आर्गन, है ना, नियॉन, ये सब आते हैं, एक्सॉन, ये सब आएंगे। तो रेडॉन, तो ये सब हैं, ReNe, Ar, Kr, Xe और Rf, ये सब उत्कृष्ट गैस हैं। अक्रिय गैस भी इसी को कहा जाता है। तो इसके संयोजकता कोश मतलब शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें सब में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम जो शुरू में है उसका 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सब में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम शून्य कभी कभी कहते हैं इसको। इसलिए वे बहुत स्थिर तथा अक्रिय होते हैं, स्थिर होते हैं, इसमें शून्य होगा अक्रिय गैस में, इसलिए इसका संयोजकता शून्य हम बता देते हैं, क्योंकि स्थिर रहता है ना, अक्रिय रहता है। और सुनिए, और थोड़ा सा है कि अन्य परमाणु भी जो है रासायनिक संयोजन करके अपनी संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वे स्थिर हो जाए, लेकिन ऐसा होगा थोड़ी, सबके साथ थोड़ी हो जाएगा। परमाणु इसे 2 तरीकों से प्राप्त करते हैं, परमाणु जो है 2 तरीके से करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करके, मतलब स्थानांतरण करके, या इलेक्ट्रॉनों का सहभागन करना। जैसे शेयर बाजार में क्या है कि कभी कभी शेयर बाजार गिर जाता है, कभी कभी शेयर बाजार उठ जाता है, तो कभी कभी हमको लगता है शेयर बाजार गिर रहा है तो गिरा के जल्दी से कमा के निकल जाओ, कभी कभी शेयर बाजार लगता है कि नहीं, जल्दी जल्दी हाई ले जा रहा है तो हाई करके अपना शेयर बेच के निकल जाओ। तो वही है हमारा इलेक्ट्रॉन, कभी त्याग देगा नहीं तो ग्रहण कर लेगा, जहां पे फायदा वो निकल जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा न जाए। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करने की बात करें, स्थानांतरण की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का सहभागन की बात करें, शेयरिंग की बात करें, जो शेयर करके अपना फायदा उठाता है। तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण की बात करें तो उदाहरण में NaCl ले लीजिए, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को ले लीजिए। तो NaCl का निर्माण जो होता है वो Na के, अब देखिए Na और Cl में अंतर क्या है। Na में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 8 1 है, और Cl में 2 8 1 2 8 7 है, 7 है। तो Na प्लस जो सोडियम में है वो 2 8 हो गए, 2 8 क्यों हो गए भाई, इसमें 2 8 हो गए, और समीकरण कर रहे हैं, और Cl में कितने होंगे, 2 8 8 हो जाएंगे, क्योंकि एक वाला जो है इसको हम दे देंगे, किसको देंगे, सोडियम मतलब Cl को दे देंगे, तो 2 8 8 हो जाएंगे। तो दोनों परमाणु आयन जो है अष्टक प्राप्त कर स्थिर हो जाते हैं, मतलब इसमें 2 8 1 है ना जी, तो 2 8 7 है, मतलब 8 तो सब में होना जरूरी है, 8 तो बैलेंसिंग है ना, स्थायी है ना जी। जैसे अक्रिय गैस में हमारा हीलियम को छोड़कर सब में, ऑर्गन में आपका ले लीजिए, नियॉन में ले लीजिए, रेडॉन में ले लीजिए, एक्सॉन में ले लीजिए, ये सब में कितने हैं, 8 हैं। तो याद रखिएगा, उसी तरह यहाँ पे एक जो है, अब एक इसको दे देते हैं, मान लीजिए दे देते हैं, त्याग देते हैं, तो 7 जो है वो 8 हो जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड में 8 हो जाएगा, तो ये बेचारा स्थिर हो जाएगा कि नहीं। हाँ, यही समझाना चाह रहा था मैं। चलिए और सुनिए, अब इलेक्ट्रॉन का सहभागी की बात करेंगे, सहभागन मतलब शेयरिंग की बात करेंगे। जैसे H2 को ले लीजिए, H2 निर्माण होता है, तो H2 में 2 जो है, अब मतलब H1 मतलब एक H में एक है, एक H में एक है, दूसरा H में भी एक है, ये दोनों का सहभागी अगर होगा तभी तो जाके बनेगा, 2 का साझा इलेक्ट्रॉन करेगा, तो दोनों जो हैं एक दूसरे को शेयर करेंगे तभी तो H2 निकलेगा जी। और यही दोनों परमाणु H अब जो है 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर जो है हीलियम के समान बन जाता है, इसलिए हीलियम के समान हो जाता है, इसलिए H2 हीलियम के समान हो जाता है। तो He जैसे हीलियम में 2 है, उसी तरह H2 में भी
हो जाता है, समान हो जाता है। तो इसमें शेयरिंग किया गया, सहयोग किया गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आवर्धन और रासायनिक अभिक्रिया की बात करें जिसमें आयन की हम बात करेंगे। आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयन का जो थोड़ा सा रोल है वो सुन लीजिए। इसमें रोल है कि आयन को थोड़ा सुनना है कि विद्युत आवेश युक्त स्पीशीज परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। ठीक है, सुन रहे हैं? मतलब कि विद्युत आवेश युक्त जो होते हैं स्पीशीज उसमें परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहा जाता है। याद रखेंगे। जिसमें आप याद किया धनावेशित आयन को धनायन कहते हैं और ऋणायक की बात करेंगे तो इसमें ऋण आवेश को ऋणायन कहते हैं। जैसा सुन लीजिए, धना आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। यह एक परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागने से प्राप्त होता है। तो धनायन जो है त्यागने से प्राप्त होगा और ऋण आयन को जो है ऋण आयन कहते हैं। ऋण आवेशित आयन को ऋण आयन कहते हैं। यह एक परमाणु द्वारा एक से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से प्राप्त होता है। तो ग्रहण करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, त्याग देगा तो धनात्मक हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर अति प्रेम किसी से करिएगा तो आपको त्यागना ही पड़ेगा, और अगर आप किसी दुश्मन से दोस्ती करते हैं, माने दुश्मन है आपका, तो आप उससे ग्रहण करिएगा। यही चीज है। तो इसलिए प्रेम उतना ही कीजिए जितना आवश्यकता हो। ज्यादा करिएगा तो धोखा ही मिलेगा, मतलब त्यागना ही पड़ेगा। इसलिए प्रेम कम कीजिए। समझ में आया? ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं लेना है। चलिए, धनायन बनने की प्रक्रिया जो है उदाहरण के रूप में ले लीजिए Na प्लस ले लीजिए। तो इसमें जो Na है सोडियम है, इसमें सोडियम Na प्लस धनायन होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी तो। अब ऋण आयन बनाने की प्रक्रिया में Cl ले लीजिए, Cl माइनस ले लीजिए। तो Cl में एक इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करता है, ऋणात्मक है, तो ग्रहण करेगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, है ना? तो ये क्लोरीन है, Cl मतलब क्लोरीन, ये ऋण ऋण आयन का याद रखिए। चलिए आवर्धन के प्रकार की हम बात करेंगे। आवर्धन के प्रकार क्या है सुनिए। रासायनिक आवर्धन और हमारा आपका भौतिक आवर्धन होते हैं। रासायनिक आवर्धन में हमारा आयनिक सहसंयोजन और उप सहसंयोजन आवर्धन पढ़ेंगे हम, इसमें याद रखिएगा। और भौतिक आवर्धन में हाइड्रोजन और वांडर वाल्स आवर्धन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर होगा? वांडर वाल्स आवर्धन पढ़ेंगे और इसमें हम आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजक पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें भी थोड़ा बांट देते हैं। तो आवर्धन के प्रकार में रासायनिक आवर्धन को हम लोग आयनिक आवर्धन, विद्युत संयोजन, सहसंयोजक आवर्धन और उप संयोजक आवर्धन में हम बांटेंगे। और ये जो है हाइड्रोजन और वांडर वाल्स आवर्धन में बांटेंगे और इसको हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे चलिए हम दिखाते हैं। अब देखिए इसमें हम पढ़ते हैं आयनिक या विद्युत संयोजक के आवर्धन को हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें याद रखना है कि धनायन और ऋणायन के मध्य जो है स्थिर जो विद्युत आकर्षण के परिणाम स्वरूप जो बना है आवर्धन विद्युत सहयोजक आवर्धन कहलाएगा। याद रखिएगा। अब इसकी डिटेल हम थोड़ा सा और चलते हैं और यहाँ पे हम अब आगे आते हैं, रासायनिक आवर्धन की बात करते हैं, जिसमें रासायनिक आवर्धन मतलब टॉपिक ही चल रहा है। इसमें क्या है, आवर्धन और रासायनिक अभिक्रिया, ये सभी तो टॉपिक चल रहा है। इसमें आगे चलिए कि आयनिक और विद्युत संयोजन में क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इस प्रकार होता है कि संयोजक में भाग लेने वाले प्रत्येक तत्व पूर्व अष्टक प्राप्त करते हैं। तो पूर्व अष्टक जो नियम है उसे प्राप्त करते हैं। जैसे H और H के संबंध जो है इसमें 2 हैं। सही बात है, H का भी 2 है और He का भी। किसी धातु परमाणु से जो है किसी अधातु परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा बने या बना यौगिक आयनिक या विद्युत संयोजी यौगिक कहलाएगा। और ये बात तो सत्य है भाई। जैसे MgCl2 ले लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये 2 के साथ मिलन हो रहा है।
CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, NH4Cl अमोनिया क्लोराइड होते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। तो ये सब क्या है? ये दो रूप से हैं। ये आयनिक या विद्युत संयोजी यौगिक कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? किसी धातु परमाणु के किसी अधातु परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण द्वारा बना यौगिक को हम कहते हैं। जैसे कि Na धातु है और अधातु मेरा Cl है ना जी? तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण हो रहा है तभी तो निकलेगा। तो क्या निकलेगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। अब धन अब बराबर इसका अगर बॉन्ड देखा जाए तो इस बॉन्ड के हिसाब से Na प्लस है मतलब पॉजिटिव है, धनयान है मतलब धनात्मक है, ऋणात्मक Cl है मतलब अधातु है। तो ये ही निकलेगा क्रिस्टल आयनिक यौगिक मतलब NaCl। क्लियर हो? अब देखिए कि आयनिक या विद्युत संयोजन जो यौगिक के लक्षण है उसकी बात करेंगे हम। इसी तरह हम सारे क्लियर करेंगे। तो देखिए इसमें पॉइंट में मैंने बांट दिया है पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 में। तो देखिए समानता देखा जाए आयनिक यौगिक जो है क्रिस्टलीय ठोस है, यानी आयनिक यौगिक जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये निश्चित आकार के कठोर और भंगुर प्राकृतिक के होते हैं। तो ये निश्चित आकार के तो होंगे, कठोर भी होंगे और भंगुर टाइप के होंगे। ये भंगुर जो है प्राकृतिक नेचर के होते हैं। भूरा जैसा भंगुर जैसा होगा, या देखिए ये भंगुर जैसा होगा। तो मतलब ऐसे ही बता रहा हूं। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस तो ये है, आप देख लीजिए। आज इसमें मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड को ले लीजिए। तो सोडियम क्लोराइड जो है ग्रीन वाला जो आप देख रहे हैं गोला, ये है Na प्लस सोडियम और Cl माइनस में जो नेगेटिव है वो है हमारा क्लोराइड। तो ये दोनों का मिलन को देखिए, ये क्रिस्टलीय ठोस है। चलिए ये दोनों मिलेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस होंगे। दूसरे पॉइंट में देखिए कि गलनांक के रूप में देखते हैं तो इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बलों के कारण होते हैं और बहुत अधिक होता है, मतलब बहुत अधिक होता है। तो इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं प्रबल होते हैं। प्रबल मतलब उच्च होते हैं। विद्युत आकर्षण बलों के कारण क्या होता है कि बहुत अधिक होता है। ये अवाष्पीय उच्च घनत्व वाले ठोस होते हैं। नन वायलेट कहिए मतलब आपका ये वॉयल जल्दी नहीं होता है, जल्दी गलता नहीं है ना। तो जैसे गलनांक ऊंच ले लीजिए, क्वथनांक ऊंच ले लीजिए। तो इसमें जो है अवाष्पीय होगा, हाई डेंसिटी होगा इसमें। किसमें? NaCl में। क्योंकि गलनांक अगर 801 डिग्री सेल्सियस पे भी करिएगा ना तो नहीं होगा, याद रखिएगा, मतलब बहुत रेयर होगा। और क्वथनांक की बात करें तो 1413 डिग्री सेल्सियस पे ले लीजिए। तो इस तरह की क्या होता है, अवाष्पीय हो जाता है। ये वाष्पीय नहीं होगा, अवाष्पीय मतलब वाष्प होगा ही नहीं। चलिए मतलब आपको मिलेगा नहीं, घुलेगा मिलेगा नहीं, याद रखिए। तीसरे प्रश्न क्या है कि आयनिक यौगिक जो हैं अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन, एसीटोन, केरोसिन, पेट्रोल आदि में अविलीय होते हैं क्योंकि ये जो हैं विलायक मतलब प्राकृतिक के सहसंयोजक हैं। बेंजीन जो होते हैं, एसीटोन जो होते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, ये सब अध्रुवीय विलायक के रूप में रखा गया है। समझ गए? मतलब ये विलायक के रूप में नहीं होते, विलय नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान में मिलेगा नहीं। लेकिन ये प्राकृतिक रूप से सहसंयोजक है क्योंकि ये विलायक में प्राकृतिक में सहसंयोजक में मदद करता है, विलायक में करेगा मतलब विलयन में करेगा। तो बेंजीन हो गए, एग्जाम्पल में देख लीजिए, एसीटोन देख लीजिए, केरोसिन और प्रोटीन देख लीजिए। NaCl, KCl आदि इनमें जो है अविलय होते हैं, इसमें नहीं मिलेगा ये सब, मतलब भूलेगा ही नहीं, पता चल जाएगा। अब देखिए चौथे प्रश्न, NaCl पढ़ ही रहे हैं तो चौथे प्रश्न है कि वे अपनी जलीय अवस्था और गलित होता है ना, गलित मतलब गलनांक के रूप में। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसमें देख लेता हूँ क्या गलत लिखा है। तो देखिए ना, गलित अवस्था बोलते हैं, गलित मतलब गीला, गलने वाला। तो वे अपनी जलीय अवस्था और गलित अवस्था में जो गतिमान आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत का संचालन करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत का संचालन करते हैं। इन्हीं अवस्थाओं में ये विद्युत अपघटक की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये विद्युत अपघटक की तरह ही व्यवहार करेगा, याद रखिएगा। अब जैसे जलीय अवस्था की बात करें तो देखिए इसमें NaCl मिला दीजिए, तो गतिमान तो कर रहे हैं NaCl,
सोडियम क्लोराइड तो कर रहे हैं। और इसमें जो है गलित में देखें, मतलब गलित मतलब पिघलना, गीला अवस्था में भी ये जो है NaCl करेंगे काम। गतिमान आयन होते हैं, मतलब विद्युत का संचालन कर रहे हैं इसमें, इसमें भी विद्युत का संचालन करेगा। तो आयनिक और यौगिक जो है विद्युत अपघटन होते हैं, तो NaCl आपका अच्छा रोल करता है। देखिए अविलीय के रूप में हम ज्यादातर NaCl को इस्तेमाल करते हैं। जैसे 5वें प्रश्न के रूप में देखिए, विलायन जो विलयन बोलते हैं में आयनिक यौगिक की अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। हाँ, विलयन में आयनिक जो यौगिक होते हैं उसमें अभिक्रिया जो है, जो कार्य करते हैं तीव्र गति से करते हैं। जैसे NaCl के साथ समीकरण कर दीजिए AgNO3 को, तो AgCl निकल जाएगा, AgCl, और जो कि आपको ये एरो जो है नीचे डाउन हो जाएगा, कम में आ जाएगा, प्लस NO3 के साथ कर दीजिए, तो इन दोनों के साथ जब समीकरण कर दिया तो ये नॉर्मल बात है कि ये गल जाएगा, सफेद अवक्षेप हो जाएंगे, तो ये आपका विलयन हो जाएगा। तो इसको बदलना ही पड़ेगा, NaCl को AgNO3 के साथ करना पड़ेगा। तो Na को Ag के साथ मिला दीजिए और Cl को NO3 के साथ मिला दीजिए, तो ऐसे हो सकता है। आप चाहे ये भी कर सकते हैं, इसको छोड़िए, आपको याद करने के लिए Na को NO3 के साथ मिला दीजिए और Cl Ag को इसके साथ मिला दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। तो आयनिक या विद्युत संयोजी यौगिक अपने गुणों के कारण अनेक उद्योगों, दैनिक जीवन या कार्यों में अत्यंत उपयोगी होता है। चलिए सहसंयोजन आबंधन की बात करेंगे। अब इसमें बॉन्ड जो पढ़ रहे हैं, सहसंयोजक मतलब सपोर्ट, मददगार, है ना, बैलेंसिंग के साथ चलेगा, तो बैलेंस भी करेंगे इसमें कंपाउंड जो होते हैं। तो चलिए समझते हैं। दो समान परमाणु या लगभग समान विद्युत ऋणात्मक वाले दो असमान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना आबंधन सहसंयोजक आबंधन कहलाता है। या देखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो सहसंयोजन मतलब सह माने को और संयोजक माने वैलेंट, बैलेंस को बोलते हैं, बॉन्ड कहेंगे, आबंधन। यौगिक जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी के परिणाम स्वरूप बने या बनते हैं। सहसंयोजन यौगिक कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है? सहसंयोजन यौगिक कहलाएगा, यही रूप है। अब सुन लीजिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन का सहभाजन मतलब शेयरिंग होता है, त्याग या ग्रहण नहीं होता। शेयरिंग होगा सिर्फ यहाँ पे सहसंयोजन आबंधन में। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण को ले लीजिए, Cl2 अणु का बनना, साझा करेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए Cl तो Cl जो है यहाँ पे साझा कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। एकल की बात करते हैं, अद्युक की बात करेंगे और त्रिक की बात करेंगे, ठीक है। सहसंयोजक आबंधन की बात करेंगे, एकल बॉन्ड, टू बॉन्ड, थ्री बॉन्ड, है ना, बाउंडेशन होता है ना जी, बॉन्ड कितने बॉन्ड में बांधेगा, जितना जितना ज्यादा मजबूती बॉन्ड में बांधेगा उतना जल्दी नहीं टूटेगा। जैसे देखिए एकल सहसंयोजन आबंधन जो है, जब दो परमाणु के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म का जो है सहभाजन होता है, तो एकल जो सहसंयोजक है आबंधन है वो कहलाता है, मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा, मतलब कि सिंगल बॉन्ड कहलाता है, एकल बॉन्ड कहलाएगा, सहसंयोजक होता है। मतलब जब दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन होता है, मतलब शेयरिंग होता है, सहभाजन मतलब शेयरिंग, तो एकल आबंधन कहलाएगा। जैसे में H को ले लीजिए, तो H2 है, दोनों एक 1 मिलकर बना है H2, तो इसमें एकल बंधन होंगे। जैसे देखिए एकल बंधन है कि नहीं, ये एकल बंधन है ना। अब देखिए इसी में जो बार बार आप पिक्चर में देख रहे थे, अब देखिए द्विक सहसंयोजक बॉन्ड की बात करें, डबल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। जब दो परमाणु के मध्य दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभंजन हो, मतलब शेयरिंग हो, तो उनके बीच का सहसंयोजक आबंधन द्विक सहसंयोजन आबंधन कहलाता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है, डबल बॉन्ड कहलाता है। जिसमें डबल बॉन्ड, जैसे कि डबल बॉन्ड पर देखिए एक बॉन्ड को 1, डबल बॉन्ड को ऐसे इंडिकेट किया जाता है, और डबल बॉन्ड को कैसे करेंगे, तो ऐसे करिएगा तो एक तरफ ये होगा और इसको इधर करिएगा तो O। जैसे O2 अणु
बनाना, ये डबल बॉन्ड हो, याद रखा है, द्विसंयोजक बंधन डबल हो, है ना। ओ में कितने होते थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 8 होते थे, तो ऐसे ही याद रखिएगा, तो डबल रखिएगा, ऐसे भी आप अपने तरीके से कर सकते हैं। 3 ससंयोजक आबंधन, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ कड़ी है ना, इसलिए आप आराम से समझ सकते हैं। त्रिक ससंयोजन आबंधन की बात करेंगे, जब दो परमाणुओं के मध्य जो है 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का जो है सभाजन होता है, शेयरिंग होता है, तो उनके बीच का ससंयोजन आबंधन जो है त्रिक ससंयोजन आबंधन कहलाता है। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है, ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है। जैसे N2 अणु बनाना, तो N2 अणु बनाइएगा तो N2 अणु में आपको जो है ट्रिपल त्रि संयोजन बॉन्ड बनेगा, मतलब 1 2 3, ये देख रहे हैं, है ना। तो N है, जैसे O है यहाँ पे दे दिया है, थोड़ा सा ये वाला गलत पिक्चर दिया है, तो N होना चाहिए, ऊपर वाला दे दिया है, नीचे कर दिया है, तो ये थोड़ा सा पिक्चर गलत दिया है। यहाँ पे N देना था ना, N और एक और देना था 3 बॉन्ड। जैसे इसमें 2 है तो 2 बॉन्ड हुआ, 1 तो 1 बॉन्ड है। बॉन्ड जो आप देख रहे हैं 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। चलिए अब ये तो हम समझ गए, अब इसी में थोड़ा एकल द्वि और त्रिके समझ गए, और थोड़ा बेहतर समझना है तो समझ सकते हैं। जैसे देखिए CO2 है तो OCO जो डबल बॉन्ड है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड समझ सकते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड N है, तो अणुओं का ट्रिपल बॉन्ड है, N परमाणु है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन का सहयोग मिल रहा है, याद रखिएगा। इसमें देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 2 4 इलेक्ट्रॉन का सहयोग मिल रहा है। इसमें एक है तो 2 इलेक्ट्रॉन का सहयोग मिल रहा है, क्लियर हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन युग्म के हिसाब से 2, ऐसे समझ सकते हैं आप। यहाँ पे ये भी एकल बॉन्ड को तो समझिए। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं सत्संयोजक यौगिक के लक्षण और भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए समानता देखा जाए तो सत्संयोजक यौगिक जो होते हैं गैस और द्रव हैं, ठीक है। अब गैस और द्रव क्यों हो रही है, ठीक है, जिसमें नर्म ठोस भी आपको अपवाद में रखेंगे। जैसे इसमें नर्म ठोस है, मान लीजिए गैस और द्रव में नर्म ठोस है, जैसे डायमंड हो गया, सिलिका हो गया, सिलिका मतलब SiO2 कर दीजिएगा, कार्बो कार्बोंडम है, सिलिकन है, सिलिकन कार्बाइड है, जिसे SiC बोलते हैं। कुछ अपवाद हैं, तो आप याद रखिएगा कि सहसंयोजन यौगिक जो होते हैं गैस और द्रव होते हैं, इसमें कुछ नर्म ठोस भी होते हैं, जैसे डायमंड हो गए, सिलिका हो गए, कार्बोंडम हो गए, या आप उसे सिलिकन कार्बाइड भी बोल सकते हैं। ये सब जो है कुछ अपवाद हैं। चलिए आगे आप जान लीजिए कि इनके जो गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं अपेक्षाकृत कम होते हैं, ठीक है। नर्म ठोस का गलनांक जो है कम होता है क्योंकि गैस और द्रव है, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य जो होते हैं छिन्न अंतर आणविक या अणु आकर्षण बल होते हैं, मतलब इसमें अंतर आणविक कहिए आकर्षण बल होते हैं, जो कि हम पढ़े थे परमाणु संरचना में। तो इसमें कम होते हैं, जैसे कि आयनिक यौगिक की तुलना में बहुत कम होगा। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण में H2O ले लीजिए और CO2 ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, तो H2O मतलब जल, H2O जल होता है, तो गलनांक इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे लीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे क्वथनांक लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे तो भी हो जाएगा। गलनांक की बात करें CO2 का तो -56.6 डिग्री सेल्सियस पे ले लीजिए, क्वथनांक लीजिएगा 78.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्वथनांक को अगर CO2 का करिएगा तो क्वथनांक का। अब देखिए यहाँ पे नर्म जो है या गैस या द्रव में जो सहसंयोजक यौगिक है उसके लक्षण की बात हो रही है, तो इसमें जल के अविलय हैं, जल में अविलय होते हैं, जल में विलय नहीं होते, घुलते नहीं है, लेकिन अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन, कार्बन या टेट्राक्लोराइड आदि में विलय हो जाता है, मतलब जैसे बेंजीन में मिल जाएगा घुल जाएगा, कार्बन में घुल जाएगा, टेट्राक्लोराइड में मिल जाएगा, ये सब आदि विलय में हो जाते हैं। आप देख सकते हैं बेंजीन का C6H6 होते हैं, ऐसे याद रखिएगा। टेट्राक्लोराइड का CCl4 हो जाते हैं। अब सुनिए चौथा पॉइंट क्या है कि समानता देखा जाए सहसंयोजक यौगिक अपनी गलित अवस्था मतलब पिघला हुआ अवस्था या ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होता है,
ये जो नर्म जो ठोस देख रहे हैं या गैस द्रव पे जो सहसंयोजक के लक्षण की बात कर रहे हैं हम लोग, ठोस वाले तो हम पढ़ लिए, अब इसमें हम गैस और द्रवीय रूप से देख रहे हैं सहसंयोजक की बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो ये विद्युत का कुचालक होगा, विद्युत का सुचालक नहीं होगा। ये विद्युत का कुचालक क्यों होगा? ये आयनिक जो गलित होते हैं, पिघला होते हैं या जलीय जो अवस्था में होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो जल में रहेगा तभी तो सुचालक होगा जी, अब ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक है ना होगा जी, ऐसे भी आप समझ सकते हैं ना। चलिए सहसंयोजक बंधन की बात करते हैं। तो इसमें दृढ़ दृढ़ होते हैं, याद रखिए, और दिशात्मक मतलब डायरेक्शनल जो होते हैं, याद रखिए, मतलब रिजिड कहिए, डायरेक्शनल होते हैं। अतः सहसंयोजक अणुओं का आकार आकृति विशिष्ट होती है। इसकी आकार जो है, आकार में जो आकृति होती है इसकी विशिष्ट होती है। जैसे चतुष्फलीय आकृति होगी, त्रिकोण पिरामिडीय आकृति में होगी, वक्रीय आकृति में होगी, कई प्रकार की आकृति में होगी। जैसे CH4 मीथेन को देखिए, आपको चतुष्फलीय है, 1 2 3 4, 4 गो H है और बीच में कार्बन है। उसी तरह NH3 3 गो है तो 3 नीचे ही होगा, मतलब पिरामिड जैसा दिखेगा, N को आगे हेड में रखा जाएगा। और उसी तरह H2O होते हैं, H2O O को बीच में रखा जाएगा और ये जो है आपको वक्रीय है ना। चलिए आगे चलेंगे। सहसंयोजक यौगिक की अभिक्रिया जो होता है वो जटिल और धीमी होती है। जटिल भी होता है, कठिन भी होता है और धीमा भी होता है। तो ये मीथेन जैसे हो गया, मीथेन के साथ क्लोराइन को मिलाइएगा तो धीमी अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके क्लोरोमीथेन निकल जाएगा, और किसके साथ? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिक्सअप हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, HB है ना। चलिए आगे चलते हैं। सहसंयोजक आबंधन के प्रकार की हम बात करेंगे, जिसमें अध्रुवीय जो है अध्रुवीय सहसंयोजक है, अध्रुवीय, ध्रुवीय, इस तरह का हम पढ़ेंगे। अब देखिए, ध्रुवीय अध्रुवीय पढ़ेंगे सहसंयोजक आवर्धन के प्रकार में। तो अध्रुवीय सहसंयोजन की बात कर रहे हैं, सहसंयोजक आवर्धन की बात कर रहे हैं, तो इसमें सहसंयोजक मतलब समझ रहे हैं ना, कोवैलेंस, याद रखिएगा। अब हम जिसे बॉन्ड पढ़ते हैं, कोवैलेंस बॉन्ड है ना, बॉन्डिंग बॉन्ड है ना। तो जब सहसंयोजन आबंधन जो है दो समान परमाणुओं के बीच बनता है, तब जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं दोनों परमाणुओं द्वारा समान रूप से आकर्षित होते हैं। आप H को देख लीजिए, इन दोनों का बॉन्ड बनेगा तभी तो आकर्षित होंगे, तभी तो H2 होंगे, 1H है ना। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन जो है युग्म दो समान नाभिकों के ठीक मध्य में उपस्थित होता है, मतलब बीच में, ये बॉन्ड जो है बीच में होता है, जिसे हम नाभिकीय न्यूक्लिक जिसे बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के युग्म दो समान के बीच में होगा। अब इसमें इस प्रकार देखा जाए तो प्राप्त जो आबंधन होते हैं वो अध्रुवीय जो है सहसंयोजक होंगे, मतलब नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएंगे, आबंधन कहलाएंगे। अध्रुवीय जो है असंयोजक आबंधन कहलाएंगे। उदाहरण में ले लीजिए कि पूछ देता है, मान लीजिए ये सब पिक्चर भूल जाइए, पूछ देगा कि अब बताइए कौन कौन है भाई अध्रुवीय सहसंयोजक आबंधन, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम बताएंगे H2 में आता है, O2 आता है, Cl2 आता है, N2 आता है, F2 आता है, ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं, H का बीच में H2 देख लीजिए, O का देख लीजिए, ये सब अध्रुवीय है, पूर्णता नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्रुवीय सहसंयोजक आबंधन को बात करते हैं तो पूरे एकदम कवर रहेगा। जैसे अब अध्रुवीय की बात करें तो विषम परमाणु अणु, तो ये विषम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो विषम परमाणु अणु जैसे HF में दो परमाणु के बीच संयोजित इलेक्ट्रॉन युग्म जो है जैसे फ्लोरीन की ओर विस्थापित हो जाता है। फ्लोरीन की ओर विस्थापित करो, क्योंकि F की विद्युत ऋणात्मक H की अपेक्षा अधिक होता है। तो HF जो होता है, F जो होता है, F का विद्युत ऋणात्मक है जो कि H की अपेक्षा अधिक होगा, H की अपेक्षा तुलना में, याद रखिएगा। तो यही आपको बताना चाह रहा है, ठीक है, जिसे हम बता सकते हैं कि ध्रुवीय आबंधन में रखेंगे इसको। क्यों रखेंगे? क्योंकि इस प्रकार निर्मित जो आबंधन होते हैं वो एक ध्रुवीय सहसंयोजन आबंधन होते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, जिसमें HCl को ले लीजिए। HCl आपका ये ध्रुवीय, यहाँ पे देखिए H है, F है, तो F जो है इलेक्ट्रॉनिक युग्मक के अनुसार F की ओर विस्थापित हुआ है। और याद रखिएगा कि इसमें H और F की बात करेंगे तो ऋणात्मक रूप से
H20 होता है ये विद्युत का, और F का ज्यादा होता है, तो H के मुताबिक तो F ज्यादा है 3.98 देखिएगा। तो HCl, HF, HBr, HI, CO, SO2 ये सब जो जितने भी हैं ये हमारे सहसंयोजन अबंधन है ना, सहसंयोजन अबंधन। अब HCl को बताइए क्या बोला जाता है, ना तो आप बता ही सकते हैं। इसमें उप सहसंयोजक अबंधन जो है जिसे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसमें क्या है कि यह जो है उपसह संयोजक जो अबंधन है उसमें थोड़ा सा और डिटेल सुनिए कि यह विशिष्ट प्रकार का सहसंयोजन अबंधन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं जिसमें जो है साझा किया जाता है, शेयरिंग किया जाता है, तो जिसमें साझा के दोनों इलेक्ट्रॉन केवल किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। तो केवल याद रखिए किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। दाता परमाणु जो होते हैं वो दाता परमाणु बराबर इलेक्ट्रॉन युग्म की आपूर्ति करता है, और ग्राही परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण करता है, बस इतना ध्यान रखना है। तो वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म की आपूर्ति करता है उसे हम दाता परमाणु कहते हैं, डोनर एटम कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे ग्राही परमाणु कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को देकर आपूर्ति करता है, देने का काम करता है, तो उसे हम दाता कहेंगे, और ग्राही मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करे उसे ग्राही परमाणु कहेंगे। अब इसी में उपसह संयोजक में इस बंधन का तीर के सिरे को ग्राही परमाणु मतलब एक्सेप्टर आइटम की तरह रखते हुए प्रदर्शित करते हैं। समझ गए, तीर वाला जो निशान लगाते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं ए और बी, तो ए जो हमारा है दाता परमाणु है और बी हमारा जो है ग्राही परमाणु है, तो ए से ग्रहण कर रहा है, ये समझ चाहिए। हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन का बनना, तो इसका बनना क्या है, तो जैसे मानिए जल अणु को लीजिए, तो H2O होता है जल अणु, दाता परमाणु है, दाता परमाणु क्या है कि O है, तो O में जो है H2O है, तो H प्लस जो है दान दे रहा है ना जी, तभी तो यहाँ पे हो रहा है H2। इसी तरह यहाँ पे समीकरण करिए, तो यहाँ पे समन्वित करिए, हाइड्रोजन आयन जो है ग्रहण कर रहा है, ग्राही परमाणु है, ये ग्रहण करेगा ना इससे। जैसे कि आप समीकरण में तीर का निशान देखिए, तो यहाँ पे H प्लस यहाँ है, तो मतलब कि में हाइड्रोनियम आयन है, मतलब H3O प्लस है, तो एक H और जुड़ेगा ना जी, तो इसमें 3 हो जाएंगे, तो H3O प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन का सूत्र हो गया। जल तो H2O था, एक जल और था आपका हाइड्रोजन, तो H को दान दे रहा हो, तो दान देने के बाद उसमें मिलाएगा तो इसका फिर समीकरण निकलेगा नहीं जी। अब यहाँ पे O परमाणु जो है इलेक्ट्रॉनिक युग्म मतलब दान डोनेट करता है, वो जो है डोनेट करता है, और H प्लस जो है उसे ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है। यही आपका समझने की बात है। अमोनिया आयन बनना, कैसे बनाना हम जानते हैं, तो मान लीजिए कि अमोनिया अणु जो है NH3 है, जिसमें दाता परमाणु देखा जाए, तो दाता की बात करें तो इसमें प्लस में H दान में हम दे रहे हैं, H प्लस दान में दे रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन को हम ग्राही परमाणु के रूप में हम दान दे रहे हैं, मतलब ये कर रहा है। और जब करेगा तो समन्वित संरचना बनाइए, तो 1 2 3 तो हो गए, और एक ये है तो NH4 अमोनिया आयन हो जाएगा, क्लियर होगी। अब थोड़ा सा ये देखिए कि इस यौगिक में गलनांक और क्वथनांक, जिसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, सहसंयोजक यौगिक से उच्च है, लेकिन आयनिक यौगिक की तुलना में कम होता है, बस यही जान लीजिए। तो यौगिक के गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिक से उच्च लेकिन आयनिक यौगिक की तुलना में कम होता है। सहसंयोजक यौगिक की तरह ये विद्युत में जो है या विद्युत के कुचालक होते हैं। जल में आंशिक विलय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलय में शीघ्रता, मतलब कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं विलायक रूप में पिघलते हैं, उसमें ये घुल मिल जाते हैं जल्दी शीघ्रता से। अब बात करते हैं उपसह संयोजक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ठोस तरफ तीनों रूप में होते हैं, बांटे जाते हैं। सहसंयोजक यौगिक की तरह इन यौगिक की मतलब उपसह संयोजक की बात हो रही है, तो उसी में सहसंयोजक यौगिक की तरह इन यौगिक की अभिक्रिया मंद गति से होती है। कितनी होती है? स्लो गति से होती है, बस इतना जान लीजिए। ये बगल में उदाहरण आप देख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। परीक्षा स्कोर बिंदु के हिसाब से अगर मैंने देखा जाए या मैं बताऊं, तो याद रखिएगा इस यौगिक में
दोनों प्रकार के आबंधन होते हैं, ठीक है, अर्थात ये आयनिक और सहसंयोजक आबंधन होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड को ले लीजिए, NaOH को ले लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले लीजिए, KOH को ले लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, या सोडियम कार्बोनेट को ले लीजिए, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र भी है। ये सब जो है एग्जाम्पल में आते हैं। NH4Cl जो है अमोनिया क्लोराइड बोला जाता है। इसमें 3 प्रकार के बंधन होते हैं, बॉन्ड होते हैं, आयनिक, सहसंयोजन और उप सहसंयोजन में होते हैं। तो अगर पूछा जाए NH4C3 में कितने प्रकार के बंधन होते हैं, बॉन्ड होते हैं अमोनिया क्लोराइड में, तो आयनिक, सहसंयोजन और उप सहसंयोजन में होते हैं, उपस्थित होते हैं। और सुनिए, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो आबंधन में भाग नहीं लेते उसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक युग्म कहलाता है। क्लियर हो गए? अब सुनिए, सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो सिग्मा बंधन और पाई बॉन्ड जो है इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुनिए, सिग्मा यह जो है आणविक कक्षाओं मतलब ऑर्बिट के रेखीय अतिव्यापन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये रेखीय द्वारा करते हैं, इसी को हम इसे सिग्मा बोलते हैं। और इसका जो पाई बॉन्ड है, इसका निर्माण जो है कक्षाओं के पार्श्विक होते हैं। पार्श्विक मतलब आगे और पीछे वाला हिस्सा देख लीजिए, यह पार्श्विक द्वारा होते हैं। पार्श्विक अतिव्यापन होता है, कौन? पाई बंधन। चलिए और जान लीजिए। अब सिग्मा की बात हो रही है तो सिग्मा जो होता है अतिव्यापन के कारण सिग्मा बंधन अधिक प्रबल बंधन होता है, अधिक प्रबल हो जाता है, ठीक है, और यही दुर्बल हो जाता है, कौन? पाई बंधन। सिग्मा मजबूत हो जाता है और ये दुर्लभ हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जैसे में आप चलिए, एकल बंधन में सदैव सिग्मा बंधन उपस्थित होते हैं, तो एकल बॉन्ड जितने होंगे वो सिग्मा होंगे, और इसमें जो है आपको पाई बंधन में सदैव एक बंधन के बाद होता है, मतलब एकल बॉन्ड के बाद ही होगा, याद रखिएगा। यही प्रवृत्ति होती है पाई की। सिग्मा का थोड़ा सा और एक पॉइंट है कि सिग्मा जो है एक्सल मतलब अक्षीय होता है तथा बंधन अक्षर के चारों ओर सम्मिलित होता है। ये बंधन के चारों ओर होगा, बॉन्ड के चारों ओर होगा, बस इतना ही डाल लीजिए। अब सुनिए, सिग्मा और पाई बंधन की उपस्थिति की बात करें तो डबल बॉन्ड, एक सिग्मा तथा एक पाई बंधन उपस्थित होता है, तो एक सिग्मा एक पाई बंधन होंगे उपस्थित, याद रखिएगा। और तृतीय बंधन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा एक होंगे और 2 जो हैं पाई बंधन होंगे, उपस्थित होंगे, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर हो गए। तो ये है हमारा। और सुनिए, अब जो है हाइड्रोजन आबंधन की बात करेंगे, इसके बाद हम वान डेर वाल्स बल की बात करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछता है। चलिए अब देखिए, हाइड्रोजन आबंधन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन जो है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु और विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच आकर्षण बलों को हाइड्रोजन आबंधन कहते हैं। क्लियर हो गए? इसमें कोई शक तो है नहीं। आगे चलिए, आगे बात करते हैं कि यह अणु के हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच बनता है। ये भी बात सत्य है। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। ये आबंधन मतलब बॉन्ड, याद रखिएगा। अकार्बनिक अणुओं जैसे कि जल हो गए, HF हो गए, NH3 हो गए के साथ जो है कार्बनिक अणु जैसे DNA और कार्बो, ये थोड़ा सा मिट गया है, ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखना। कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी पाया जाता है। क्लियर हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल में पाए जाते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन आबंधन कैसे बनता है, आप देख सकते हैं कि दाता अणु जो होता है वो ग्रही अणु जो है एक्सेप्ट करता है, वाई हमारा एक्सेप्टर है, याद रखेंगे। और भी बातें करेंगे तो बाद में हम करते हैं, चलते हैं आगे थोड़ा। अब यहाँ पे जो वान डेर वाल्स बल हैं उसके अन्य प्रकार हैं, तो हम इसका जो है नीचे पेज रखे हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे वान डेर वाल्स बल बोलते हैं, वान डेर ऐसे बोला जाता है, वान डेर वाल्स फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सुन लीजिए कि अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के योग, मतलब योग माने जोड़, को हम जो है वान डेर वाल्स फोर्स कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे रासायनिक बंधन हो गए, वान डेर वाल्स की तुलना करिएगा तो ये प्रबल होगा, ये बहुत दुर्बल होते हैं,
वांडरवल्स आदिश अद अदिशात्मक होते हैं। अदिशात्मक मतलब दिशा नहीं होते, ये सब हटाइए। आगे चलिए सुनिए कि ये बल जो है 2 विपरीत आवेशित आयनों के मध्य जो है उत्पन्न होने वाली स्थिर विद्युत बलों और सहसंयोजक आवर्धन में 2 परमाणुओं को थामे रखने वाले बलों को या बंधों से भिन्न होते हैं। यही है वान डेर वाल्स का फोर्स। मतलब विद्युत बल है और सहसंयोजक आवर्धन है में जो 2 परमाणु होते हैं उसके बीच के थामे रखने के लिए, मजबूत जोड़ने के लिए ये बल में भिन्न होते हैं। बस याद रखिएगा। और वान डेर वाल्स की बात करें तो समान रासायनिक आबंधन की अपेक्षा में बल जो है बहुत दुर्बल होता है, बहुत कमजोर होता है और इसका डायरेक्शन सही नहीं होता है। इसका डायरेक्शन होता है रासायनिक बंधन में, बस अंतर यही है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन? वान डेर वाल्स। आगे 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन होते हैं? अस्थायी रूप में होंगे, है ना? तो इस तरह से भी हम चलेंगे। 3 प्रकार के होते हैं, बस 3 प्रकार के ध्यान रखिएगा। विशिष्ट दूरी की रासायनिक बंधन और इन दोनों में अंतर जो आपको मैंने बताना चाहा, इन दोनों के अंतर है रासायनिक बंधन और वान डेर वाल्स बल की बात करें तो ये प्रबल होता है रासायनिक बंधन और ये दुर्बल होता है, कमजोर होता है। ये दिशा दिखाता है, ये अदिशात्मक होते हैं, दिशा नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होते। ये निकट क्रिया करता है वान डेर वाल्स और रासायनिक जो है विशिष्ट दूर की क्रिया करता है। बहुत अधिक ऊर्जा ये रासायनिक बंधन में है लेकिन बहुत कम ऊर्जा है वान डेर वाल्स में, बस अंतर यही है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं रासायनिक सूत्रों की बात करते हैं थोड़ा। किसकी बात करते हैं? रासायनिक सूत्र की। तो रासायनिक सूत्र में बात करें तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का जो है प्रतीकात्मक या प्रतीकात्मक निरूपण होता है, निरूपित किया जाता है उसे। ठीक है, याद रखिएगा। यौगिक के रासायनिक अगर बात करें, सूत्र की बात करेंगे तो यौगिक के रासायनिक सूत्र लिखते समय पहले हम संगठक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसे कि निम्न उदाहरण में दर्शाए गए हैं। निम्न उदाहरण में दर्शाए गए हैं। जैसे तत्व प्रतीक है, संयोजकता की बात करें, तत्व प्रतीक जो होता है जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड को ले लीजिए तो H गुने Cl के करिए तो ये हो जाएगा 1 1, संयोजकता हो जाएंगे इन दोनों में तो Cl हो जाता है यौगिक सूत्र। चलिए HCl हो जाएंगे। अब देखिए रासायनिक सूत्र के प्रकार की बात करेंगे तो रासायनिक सूत्र के प्रकार में हम मूला अनुपात सूत्र में बांटेंगे, अनुसूत्र में बांट देंगे और संरचना सूत्र में बांट देंगे। तो यहाँ पे देखिए मूला अनुपातिक सूत्र जो होते हैं यह किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणु के सरलतम और पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। ये हो गए। अनुसूत्र की बात करें तो यह किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणु को सही संख्या को दर्शाता है। ये हो गए अनुसूत्र। संरचना सूत्र क्या होते हैं कि यह किसी यौगिक के अणु में तत्वों के परमाणुओं की व्यवस्थित को जो है प्रदर्शित करता है। जैसे में एग्जांपल ले लीजिए, मूल अनुपात का आगे लेते हैं तो एथेन को ले लीजिए। एथेन जो है C2H6 है जिसमें मूल अनुपातिक सूत्र होते हैं CH3 हो जाते हैं, CH3 हो जाते हैं। ग्लूकोज का ले लीजिए तो ग्लूकोज का सूत्र होगा CH2O हो जाएगा। तो एथेन का C2H6 जो है इसका अगर समीकरण मूल अनुपातिक रूप से देखें तो CH3 हो गए। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O जो है 6 होता है, जिसका हम इसका मूल अनुपात निकालते हैं CH2O निकाल देते हैं, C निकाल देते हैं, H निकाल देते हैं। H 12 है तो 2 कर देंगे, याद रखिएगा, और O 6 है। चलिए ये हो गया। अब देखिए इसी में अनुसूत्र में देखें तो एथेन का अनुसूत्र देखा जाए तो C2H6 होता है एथेन का, याद रखिए। तो और इसमें ग्लूकोज का अनुसूत्र अगर पूछे तो मतलब ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज तो 6,6H12O6 है। तो इसमें एथेन जो होते हैं अनुसूत्र के हिसाब से तो C2H6 हो जाएंगे। ठीक है, C2H6 हो जाएंगे। और ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का सूत्र सेम हो जाएगा C6H12 और O6 हो जाएंगे। क्लियर है? अनुसूत्र। संरचना सूत्र क्या होते हैं कि संरचना आपको जैसे मान लीजिए एथेन का संरचना सूत्र ले लीजिए C2H6 है तो C जो है 2 होंगे और इसके H कितने होंगे 6 है तो 3 1 C मतलब एक C पर 3 H हो जाएंगे। ठीक है, 6 6 है ना, मतलब H6 कितने हैं 6 तो 3 हो जाएंगे। याद रखिएगा यही संरचना सूत्र है, ऐसे ही बॉन्ड बनाया जाता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया जाता है। चलिए अब रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे तो थोड़ा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सुन लीजिए। तो अभिक्रिया अभिकारक और अभिकारक करके ही उत्पाद होता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ जो है या अभिकारक अभिक्रिया करके नए यौगिक बनाते हैं, नए रूप से यौगिक बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया में जो पुराना जो आबंधन
होते हैं, उतरते हैं और नए आवंधन बनाते हैं, यही होते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अगर बात करें यदि अभिकारक की आवंधन ऊर्जा उत्पादनों की आवंधन ऊर्जा से अधिक होती है, तो अभिक्रिया में ऊर्जा की निर्मुक्त होने से या निर्मुक्त होने के साथ संपन्न होती है। क्लियर हो गए? अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण की बात करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है निम्न में से किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं और एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे में आप बांट सकते हैं अस ये परिवर्तन होगा, मतलब ये जो अव्यवस्थित है, जो परिवर्तन नहीं हो सकता, गंध में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निष्कासन उत्सर्जन में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, यही सब तो है रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण। इस सब चीज में आपको परिवर्तन दिखेगा, रंग जैसे बदल जाता है ना। तो अब देखिए रासायनिक रूप से देखा जाए क्रिया करते हैं, अभिक्रिया के प्रकार की बात करें परीक्षा स्कोर के बिंदु से देखें तो सुनिए, वियोजन अभिक्रिया प्रकाश अपघटन का उपयोग जो होते हैं ये फोटोग्राफी में किया जाता है। ये कौन सा है फोटोग्राफी में, ये थोड़ा लाइन मिटाओ, इसे मैं बता दूंगा आगे जब तक चलते हैं कि वियोजन अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। ये बात हो गई। कैल्शियम कार्बोनेट की जो कार्बोनेट होते हैं उसके वियोजन अभिक्रिया का प्रयोग जो है विभिन्न इंडस्ट्रीज में किया जाता है। उदाहरण के लिए सीमेंट के निर्माण में ले लीजिए, सीमेंट के निर्माण में लीजिए, ये आप समझ गए। और याद रखिए कि जो हम रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ा रहे हैं उससे पहले एक दो पेज जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ाते हैं, उसके बाद हम ये पढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब ये लाइन देख लिए। अब चलिए हम डायरेक्ट अब आते हैं रासायनिक जो समीकरण, आगे समझिएगा तभी तो अभिक्रिया का प्रकार को समझिएगा, ऐसे तो समझ नहीं पाइएगा, है कि नहीं? कोई भी नहीं समझेगा, हम भी नहीं समझेंगे, है ना। तो चलिए तो देखिए इस रासायनिक समीकरण को थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इंड करेंगे इसको, ठीक है। और भी हैं लेकिन इतना काफी रहेगा आपको एग्जाम के लिए। तो रासायनिक समीकरण की बात करें, केमिकल जो इक्वेशन होते हैं उसकी बात करेंगे। और ये याद रखिएगा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा अम्ल क्षार और ये सब, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आ जाएगा, तुरंत आएगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो तत्व होते हैं, तत्वों के प्रतीक की बात करते हैं, ठीक है। तत्वों के प्रतीकों या यौगिकों के सूत्रों की सहायता से जो लघु निरूपण होता है, छोटा सा निरूपित करते हैं, उसी को रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए रासायनिक समीकरण में और बात करते हैं, पदार्थ या यौगिक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है, याद रखिएगा। और सुनिए, इन अभिकारकों के बीच जो है योग, योग जो होते हैं जुड़ाव, योग मतलब प्लस का चिन्ह लगाकर वाई और मतलब LHS जो है लिखा जाता है। अब सुनिए समीकरण में निकाल रहे हैं तो पदार्थ या यौगिक जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं उसे उत्पाद कहलाता है, याद रखिएगा। इन्हें उत्पादों के बीच जो है योग का चिन्ह लगाकर दाईं ओर RHS LHS RHS पढ़े होंगे, जो हम इसे क्या करते हैं समीकरण निकालने का मतलब सिद्ध करते हैं कि RHS है या LHS है। अब तीर का सिरा लगा देते हैं, जब समीकरण बना रहे हैं ना तो तीर का सिरा लगाएंगे। तीर का सिरा का मतलब होता है ये वजह, जो तीर है इसके क्या है कि उत्पाद की ओर जो है अभिक्रिया को दर्शाता है कि उत्पाद होकर क्या निकलेगा, इन दोनों का मिलन होगा तो क्या निकलेगा, ये होता है। जैसे में जिंक ले लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करिए और करेगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो कैसे अभिक्रिया करेगा तो सुनिए, मान लीजिए आपके पास Zn ले लिए, Zn है मतलब जिंक है और उसके साथ प्लस के साथ योग कर दीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ योग कर लीजिए, तो Zn प्लस H2SO4, H2SO4 किसका सूत्र है सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसके साथ समीकरण जब होगा ये उत्पाद करेगा तो ZnSO4 निकल जाएगा, ठीक है। ZnSO4 निकल जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा और ZH2 क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन के रूप में निकल जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, तो यही तो उत्पाद हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या निकला कि अभिकारक क्या हुआ, बाईं ओर निकला, बाईं ओर निकला मतलब कि आपका यह अभिक्रिया LHS में हो गया, तो ये LHS अभिक्रिया हो गया, ये RHS अभिक्रिया हो गया, ये अभिक्रिया की दिशा बताती है। बस क्लियर हो गया। अब सुनिए कि उष्मा रासायनिक समीकरण की बात करेंगे। तो उष्मा रासायनिक समीकरण क्या है कि वह समीकरण जिसमें अभिक्रिया के साथ जो है एंथैल्पी परिवर्तन मतलब उष्मा ऊर्जा का मान भी लिखा गया है, जिसे उष्मा रासायनिक समीकरण कहलाती है। जिसे N2 प्लस 3H2 कहते हैं। अभिक्रिया करिए इसके साथ, अभिक्रिया करिएगा ना तो इसका जो उत्पाद होगा 2NH3 होगा। क्यों होगा 2N और 3H है तो 2NH3 उत्पाद होंगे और प्लस में क्या होगा, कितने किलो कैलोरी इसमें उष्मा का जो है
एंथैल्पी परिवर्तन होगा तो 22.5 का होगा, याद रखिएगा। आयनीय समीकरण की बात करेंगे तो वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों को परमाणु या आयनों मतलब धनायन अभिनयन में प्रयोग द्वारा निरूपित किया जाता है उसे आयनीय समीकरण कहलाता है। मतलब Ca2, ठीक है, Ca2 प्लस और प्लस में 2Ea माइनस में लीजिए तो कैल्शियम आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच करेंगे तो Ca मतलब कैल्शियम या ठोस अवस्था में होगा। क्लियर हो गया, यही है। अब देखिए इस समीकरण में कैल्शियम निकला, याद रखेंगे ठोस अवस्था में निकला। अब इसी में रासायनिक अभिक्रिया के रूप में अगर हम और बात करेंगे तो इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार भी पढ़ते हैं जिसमें संयोजन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। संयोजन अभिक्रिया क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं जिसे। इस जो अभिकारकों में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोजन या संयोग करके एकल उत्पादन का जो है निर्माण करता है, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रिया तत्व या यौगिक के बीच होता है, उसी को संयोजी अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया द्वारा बूझने चूने का निर्माण करता है। मतलब अभिक्रिया द्वारा क्या होगा? बूझे चूने का निर्माण होगा। जैसे सुन लीजिए CaO है मतलब क्यूक लाइम है और इसमें प्लस में जल को H2O को मिला दीजिए तो निकलेगा CaOH2 मतलब बूझा हुआ चूना निकल जाएगा। क्लियर हो गए? जैसे आप देख लीजिए CaO ले लीजिए जिसे क्यूक लाइम बोला जाता है, इसके साथ H2O का मिलान कर दीजिए, जल का मिलान कर दीजिए, यही समीकरण का उत्पाद करके क्या निकलेगा? बूझा हुआ चूना। तो CaOH2 AQ निकलेगा क्योंकि क्यूक लाइम है। क्लियर हो गए? अब ये तो हो गए। अब बी नियोजन की अपघटन अभिक्रिया की बात करेंगे तो बी नियोजन अपघटन क्या है ये भी पढ़ना जरूरी है ना। बी नियोजन अपघटन की बात करेंगे, बी नियोजन बोलिए या अपघटन की क्रिया बोलिए। तो यहाँ पे सुनिए, इसमें क्या है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादन प्रदान करता है। वियोजन जो है अभिक्रिया में या अपघटन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा का आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन हो जाएगा, मतलब अपघटक हो जाएगा, अभिक्रिया हो जाएगा। जैसे में CaCO3 जो है लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन है, उष्मा के साथ हीट के साथ करिएगा तो क्यूक लाइम निकलेगा, CaO निकलेगा और उसके साथ अगर प्लस में कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ दिएगा तो ये बादल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा तो CO2 हो जाएगा। यही समीकरण निकल जाता है, यही होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग कि परीक्षा के स्कोर से समझ गया विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, उदासीन अभिक्रिया क्या होता है और समावयीकरण या पूर्ण विन्यास अभिक्रिया क्या होता है ये भी हम समझेंगे। लेकिन हम उससे पहले आपको ये बता दें कि ये हम इतना ही समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम नेक्स्ट में और बढ़िया से बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा वन लाइनर है जो कि हम क्लियर करते हैं। बात करते हैं थोड़ा सा, ये टॉपिक हम आपको क्लियर कर देते हैं कि ऑक्सीकारक अवस्था और ऑक्सीकरण संख्या, ये जो है वास्तविक और काल्पनिक आवेश है जो कि परमाणु के संयुक्त अवस्था को दर्शाता है। उस परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था जो है ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी, याद रखिएगा। तो ये सब चीज जो है मैं बाद में भी बताऊंगा, लेकिन अभी वन लाइनर में क्लियर करते हैं और समाप्त करते हैं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमको आंवला और क्षार लाना है, क्योंकि उससे भी सवाल आएगा। जितना भी इतना इसमें जो मैंने पढ़ाया है समीकरणीय अभिक्रिया में इससे ज्यादा नहीं आएगा। और सुनिए, इसमें जो है रासायनिक बंधन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं सुनिए। रासायनिक बंधन का निर्माण जो है स्थायित्व के रूप में अष्टक नियम के पालन द्वारा संभव हो सकता है, याद रखिएगा। तो अष्टक नियम याद रखेंगे, जिसने लुईस ने दिया था और किसने दिया था कमेंट कीजिए। और याद रखिए किसी तत्व की संयोजन शक्ति को उसकी संयोजकता ही कहलाएगी, याद रखिएगा। लोहा परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है, याद रखेंगे। आयनिक बंधन यौगिक में परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है या स्थानांतरण किया जाता है। और सुनिए, विद्युत संयोजी यौगिक अपनी जलीय अवस्था और गतिज अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, ये भी बात सही है। सहसंयोजक बंधन स्थापित प्राप्त करने के लिए परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, याद रखिएगा। और सुनिए, सिलिकॉन कार्बाइड
एक सहसंयोजक यौगिक है। द्विबंधन में 2 साक्षित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन में संयोजित इलेक्ट्रॉन युग्म के जो है असमान साझेदारी से प्राप्त होते हैं। सिग्मा सिग्मा जो बंधन होता है परमाणु में पहले बनता है, याद रखिएगा, और पाई जो है पीछे बनता है, याद रखिएगा, पार्श्व बनता है। हाइड्रोजन बंधन एक हाइड्रोजन परमाणु और एक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच आकर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। वांडर वल्स की बात करते हैं। बल जो है अणुओं के बीच दुर्लभ आकर्षण बल होते हैं, ज्यादा मजबूत वाले नहीं होते हैं, रासायनिक होते तो हो जाते हैं। रासायनिक सूत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि मूला अनुपाती सूत्र होते हैं, अणु अनुपाती सूत्र होते हैं, संरचनात्मक सूत्र होते हैं। उससे सवाल क्या होता है कि किसी यौगिक में तत्वों का सबसे सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को दर्शाता है, मूल्य अनुपात होता है। अनुसूत्र होते हैं यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणु को सही संख्या में दर्शाता है, उसे अनुसूत्र कहते हैं। संरचना सूत्र होते हैं किसी यौगिक के अणु के तत्वों के परमाणु को व्यवस्थित को दर्शाता है, उसे हम कहते हैं संरचना सूत्र। अब बुझा हुआ चूना, याद रखिएगा, बुझा हुआ चूना का घोल जो होता है का उपयोग दीवारों की जो सफेदी के लिए किया जाता है। जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोजित होता है तो वह धातु ऑक्साइड बनाता है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए चांदी हो गया, चांदी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड नहीं बनाती है, याद रखिएगा। जब अमोनिया जो होता है AlCl3 अमोनिया क्लोराइड के साथ जो है क्रिया करती है तो यह जो है सफेद अवक्षेप बनाती है, याद रखिएगा। श्वेतम, याद रखेंगे, श्वेतम नहीं कहते सफेद। जब कोई अभिकारक अभिक्रिया में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, याद रखिएगा। अगर और विनियोजन ही बोलते हैं अपघटन को। लेड नाइट्रेट गर्म करने पर जो है PbO और NO2 देता है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए जब कोई अपघटन अभिक्रिया गर्म करके की जाती है तो उसे तापीय अपघटन कहते हैं। ऑक्सीकरण को इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है। वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन दान करता है उसे हम आपाचक एजेंट कहते हैं, याद रखिएगा। संरक्षण एक प्रकार की ऑक्सीजन अभिकारक होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे संक्षारण के कारण तांबे की धातु पर हरे रंग की परत जम जाती है। जिंक धातु का उपयोग जो है धातु का संक्षारण से बचाने के लिए प्लेटिंग में किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है, याद रखेंगे। अब देखिए एनोडीकरण धातु की सतह पर ऑक्साइड जो होते हैं, ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा। जिंक हो गया टीन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। ये सब पूछा हुआ प्रश्न है। किण्वन के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं, याद रखिएगा। किण्वन को हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़िया से बता देंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और भी जानकारी हम फुल वीडियो में देंगे। अभी चलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं तो नलेद अकाडमी ही नहीं होगा, ये आप जानते हैं। चलिए मिलते हैं फिर, जय हिंद।